नमस्कार प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास में। यह वीडियो बेसिक, मिडिल, जूनियर, माध्यमिक तथा टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो राष्ट्रभाषा हिंदी के वर्ण विचार में व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है उसी के विषय में आज हम आपको बहुत ही बेहद और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें और हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने हित नात बात रिश्तेदार को शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो बेसिक से संबंधित है। जो बच्चे अभी हिंदी भाषा में वर्णमाला से अपना जो है अक्षरा आरंभ करते हैं, वहाँ से ही हम यह बात उठा रहे हैं। और यह चीज़ जब आपको जानकारी में आ जाएगी तो आप जो है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कहा जाता है कि जब जो है रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तो सब कुछ मजबूत होता है, शरीर मजबूत होता है। उसी प्रकार भाषा में वर्ण विचार जो है हिंदी लैंग्वेज में जो है वर्ण विचार जो है आपका जो है रीढ़ की हड्डी है, यह मजबूत रहेगी तो आपकी हिंदी भाषा ऑटोमेटिक रूप से मजबूत होगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको हम अपने मेन सब्जेक्ट पर आ रहे हैं। तो आज देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यह हमारा जो है हिंदी वर्ण विचार का 6वां वीडियो है। यह हमारा 6वां वीडियो है। इसके पहले हम जो है वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा चुके हैं और उसके बाद मैं जो है व्यंजनों का वर्गीकरण आज पढ़ाने वाला हूं, जो 4-5 वीडियो में हमारा संपूर्ण होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसके आगे हम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, अपभ्रंश भाषा, अवहट्ट भाषा, याद से संबंधित राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उसका भेद और उसमें अंतर क्या है, ये हम पढ़ा चुके हैं और जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम अपना जो है सब्जेक्ट याद स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा न हो इस नाते हम कई पार्ट में बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे हैं कि मतलब वीडियो आप छोटा बनाइए। तो आप लोगों का जो बात है वो शिरोधार्य है और आप लोगों के ही अनुसार हमको चलना है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ाने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, जो मुख्य रूप से जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो चूँकि हम आपको व्यंजन वर्ग पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा व्यंजन क्या होता है, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा परिचर्चा कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर तो आप जानते ही हैं। स्वर उन्हें कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी प्रकार का रुकावट न हो और जो बिना व्यंजन से जो है की सहायता लिए जो वर्ण उच्चारित हों उन्हीं को जो है स्वर व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण बहुत ही आसान परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता लिया जाए, नहीं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लिया जाए उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ हम परिभाषा रूप में देख रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि जिन वर्ण, या वर्ण मतलब अक्षर, जिन अक्षरों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना माने विदाउट नहीं हो पाता वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे ध्वनियाँ या वे साउंड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ण है, आपको मैं उदाहरण दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यह है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कोई दूसरा वर्ण नहीं है। यह है तो यह है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, यह संपूर्ण है। तो इसमें दूसरा कोई वर्ण नहीं है, यही आपका क्या है, स्वर है। यह आपका कितने होते हैं? 11 होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका
आ, ई, ऊ, री। ये पहले लाइन में 7 होते हैं और दूसरे लाइन में 4, मतलब ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 4 हो गए, बराबर हो गए 11। स्वरों की जो संख्या होती है कितना होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। स्वरों की संख्या होती है कितना, आप भी बता सकते हैं कितने स्वर की संख्या हो सकती है। 11 कितना होती है, 11। अगर मात्रा की संख्या पूछा जाए, मात्राओं की संख्या तो होता है 10, क्योंकि इसको छोड़ करके सभी में मात्रा होता है। या का मात्रा, छोटी ई का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, री का मात्रा, ए का मात्रा, आय का मात्रा, ओ का मात्रा, औ का मात्रा, सभी का मतलब प्रतीक होता है मात्राओं का। लेकिन यह जो होता है इसका कोई प्रतीक नहीं होता है मात्राओं का, इस नाते इसको हम छोड़ देते हैं। तो अगर हम मात्राओं की संख्या प्रश्न आता है तो 10 कितने होते हैं, 10। और अगर स्वरों की संख्या या मात्राओं की स्वरों की संख्या पूछे तो 11 और मात्राओं की संख्या पूछे तो आपका हो गया 10। ठीक है, इसी प्रकार व्यंजन वह वर्ण होता है जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। इस प्रकार भी कह सकते हैं व्यंजन वर्ण वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। ठीक है, दोनों बात एक ही है। जैसे आपका यहाँ लिखा है क, ये जो क है इसमें आपका व्यंजन जो है सहित है। क्या है, व्यंजन सहित। ये क्या है, व्यंजन सहित है। ये जो क है ये आपका क्या है, व्यंजन सहित है। और जब इसका हम जो है डिवाइड करेंगे, बांटेंगे इसको, तो जो है आपका हो जाएगा क धन यह। अब आपका क जो है ये पूरा है और यह भी पूरा है, तो चूंकि क में यह जो है समबिट है तो यहाँ पर हम जो है इसको हलंत लगा देंगे तो ये हो जाएगा आधा क। जब जिस वर्ण के नीचे ये हलंत का प्रतीक लग जाता है वो वर्ण आधा हो जाता है, क्योंकि ये आपका स्वर रहित है। ये जो आपका स्वर है ये क्या है, स्वर रहित है। ये क्या है, स्वर रहित है। ठीक है, यहाँ जो है स्वर नहीं रहेगा, यहाँ स्वर सहित होगा। यहाँ क्या होगा, स्वर सहित होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ जो है ये जो क है ये आपका स्वर सहित है और ये आपका जो क है ये आपका स्वर रहित है। अब इसमें प्लस यह जब जोड़ेंगे तो होगा क। यह वाला क्या होगा, जो स्वर सहित होगा। ठीक है, तो इन जो व्यंजन हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। ये जो क है ये व्यंजन है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, मतलब पूरा लेकर के है तक। ठीक है, तो ये हो गया व्यंजन। अब इन्हीं व्यंजनों को क्या परिभाषित हम कर रहे हैं, तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ मैं थोड़ा डिफाइन कर दे रहा हूँ। कुल स्वर कितने होते हैं, मैं आपको अभी पूर्व में बताया हूँ। कुल स्वर कितने होते हैं, 11। और कुल मात्रा कितना होती हैं, 10। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33, मतलब 33। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, 52। तो अगर हम कुल स्वर 11 और कुल व्यंजन जोड़ लें तो कितना होता है, 44, मतलब 44। तो यह एक तरह से 11 का पहाड़ा है। 11 स्वर, 33 व्यंजन और इनको दोनों को जोड़ कर 11 चौक 44, मतलब क्या होता है, कुल वर्ण। लेकिन कुल वर्ण हिंदी के होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या तो आपका होगा 52। इसमें प्लस 8 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं जो है डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ आप देख लीजिए कि एक बार और देख लीजिए, कुल स्वरों की संख्या कितना होता है, 11। कुल मात्राएं 10। कुल व्यंजन 33। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। और अगर कुल वर्णों भर का संख्या पूछा तो 44। तो मैंने 11 3 33, 11 चौक 44। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछा जाए तो 52 होता है। इस बात को आपको मैं इस नाते बार बार जोर दे रहा हूँ कि देखने में चीज़ एक लग रहा है लेकिन इसमें विशेष अंतर है। कभी कभी आप जाएंगे, प्रश्न आता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 भी रहेगा और 52 भी रहेगा, 44 भी रहेगा और
52 भी रहेगा। तो आप कहेंगे सर जी क्या पढ़ाए थे, 11 का पहाड़ा पढ़ाए थे, 11 के 11, 11 तियाँ 33 और 11 चौक 44, 44 होगा, जबकि इसमें 52 भी है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि हिंदी मैं कह रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, हिंदी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, हिंदी, और यहाँ क्या लिखा कुल वर्णों। ये दोनों बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 44 और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52, मतलब 8 वर्ड जो हैं, 8 वर्ड इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, जो मैं यहाँ पर 8 दिखा रहा हूँ। अब आपको मैं जो मूल वर्ड हैं, मतलब जो है 11 स्वर और व्यंजन जो 43 है, पहले उसको मैं बता रहा हूँ कौन कौन 11 स्वर हैं और कौन कौन जो है 33 व्यंजन हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया 11 स्वर, अ आ इ ई उ ऊ री इ ऐ ओ औ, ये आपके 11 स्वर हैं मूल स्वर। और व्यंजन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ देख लीजिएगा, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, अ र ल व। बड़ा से हम लोग जैसे मतलब कहते हैं पेटफरुआ से, और छोटा सा और है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया आपका, कुल जोड़ लीजिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 25 4 29, 29 4 33। तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितना हुआ, 33। कितना हुआ, 33। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितना हुआ, 33। और 11 स्वर आपको मैंने बताया है, स्वरों की संख्या कितना है, 11। तो 11 और 33 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल 44। मैं अभी आपको गिनती बता रहा हूँ, ये जो 44 है, ये 44 कैसे आया है और ये 52 कैसे आया, यही चीज़ हमको आपको क्लियर करना है। तो देखिए, ये आपको जो है 55 25 ये हो गया, और 11 4 ये हो गए, 25 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 29। और इसको जो है बड़ा से हम लोग कहते हैं, ये पेटफरुआ से, और ये छोटा से, और ये है। इसको हम जब आपको उच्चारण स्थान और प्रश्न के आधार पर पढ़ाएंगे, मतलब वर्णों का व्यंजन वर्णों का जब वर्गीकरण करेंगे, तब आपको बताएंगे कि किस इस कौन सा स है और ये कौन सा स है और ये कौन सा स है। इसको हम बाद में आगे की वीडियो में या इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको बता देंगे, ठीक है। तो हो गया आपका कुल 11 स्वर और व्यंजन हो गए मूल व्यंजन वर्ड 33। तो कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया, 44। अगर हिंदी में पूछे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है, तो आप 52 करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक 44 भी बता रहा हूँ और एक 52 भी बता रहा हूँ। तो 44 हमारे जो है मूल वर्ड हैं जो है, और लेकिन हिंदी में कुल कितने हैं, 52 हैं। तो जो 8 बढ़ रहे हैं, वो 8 कौन कौन हैं उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या लिखा है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो है 4 हैं, छ त्र ग श्र, ठीक है। तो 4 ये हो गया। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ड़, तो इसको जो है 2 ये हो गया, कितना हो गया, 44 4 48, 48 2 50। और आगत व्यंजन 2 है, ज और फ। तो ये जो है 50 2 52, कितना वर्ड हो गया, 52 हो गया। क्लियर है ना। 44 उधर हुआ था और 8 इधर हो गया, 4 2 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 11 और 33 और प्लस 8 मिलाकर कितना हो गया, 52 वर्ड। तो जो संयुक्त व्यंजन है और उत्क्षिप्त व्यंजन है और जो आगत व्यंजन है, इनको हम मूल जो है व्यंजन में नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें से इन्हीं व्यंजनों से मिलाकर के ये व्यंजन बने होते हैं। तो ये जो है 8 वर्ड मूल व्यंजन में नहीं आते हैं और इनको हम अलग से ऐड करके बताते हैं। अब आगे जो है मैं बता रहा हूँ, इनका एक संक्षेप में नाम भी है, इनको क्या क्या कहा जाता है, कैसे कैसे कहा जाता है। देखिए, आपको एक सूत्र मैंने बताया था पूर्व के वीडियो में कि जो है कंता मुदा ओष्ठ, देखिए यहाँ लिखा ना, कंता मुदा ओष्ठ, ठीक है। तो आपको जो है ये उच्चारण स्थान है कि किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हुआ है, ये इसका सूत्र है कंत मुदा ओष्ठ। और आपको अगर ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कचट तप। कचट तप मतलब जब तप माने होता है तपस्या, यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ कचट तप। कचट माने कच्चा की तरह समझिए, तप माने तपस्या।
तो जो लोग कच्चा तपस्या करते हैं उनकी जो है सफलता नहीं मिलती है, और जो लोग पक्का तप करते हैं मतलब बहुत बढ़िया मेहनत से पढ़ाई करते हैं और मेहनत से जो है हर चीज़ काम करते हैं, उनको हर जगह सफलता मिलती है, उन्हीं को प्रसिद्धि मिलती है, उन्हीं को कीर्ति मिलती है, उन्हीं को यश मिलता है। तो इस प्रकार से उन्हीं की कीर्ति पताका फैलती है। तो हमको पक्का तप करना है, कच्चा तप नहीं करना है। लेकिन यहाँ जो सूत्र है उसको याद करना है, कचट तप मतलब कच्चा तप। तो कचट से आपका हो जाएगा क वर्ग, च से हो जाएगा च वर्ग, ट से हो जाएगा ट वर्ग, और त से हो जाएगा त वर्ग, और प से हो जाएगा प वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन वर्ड आते हैं? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब ये जो क वर्ग हैं, च वर्ग हैं, ट वर्ग हैं, त वर्ग हैं, प वर्ग है, इनका अलग अलग नाम भी है, नामकरण भी किया गया है। तो उनको हम क्या कहते हैं? नामकरण में तो हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। लेकिन इनका एक समेकित नाम है, सामूहिक नाम है इन पांचों वर्डों का। इनको हम देखिए यहाँ लिख दिए हैं स्पर्शी। क्या लिखे हैं यहाँ पर? देखिए, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्शी, या ये जो 25 वर्ड हैं इनको हम जो है, इनका संयुक्त नाम है, सामूहिक नाम है। क्या नाम है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इन पांचों को जो है सामूहिक स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 5 तो हो गए सामूहिक, लेकिन इनके पांचों में भी 5 नाम है, और ये 5 जो है उच्चारण स्थान के आधार पर है। तो जो क वर्ग है उनका जो है कंठ व्यंजन कहते हैं, और जो च वर्ग है उनको तालु व्यंजन कहते हैं, और जो ट है उनको मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, और त को दंत या दांत व्यंजन कहते हैं, और प को जो है ओष्ठ और होष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि क जो वर्ग का अक्षर है, जैसे क ख ग घ अंगा, ये हमारे कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। च छ ज झ ये क्या है? तालु या तालव्य व्यंजन है। तो ये हमारे जो है मुंह में जो तालु का स्थान है वहाँ से ये आवाज़ निकलती है, ये साउंड निकलता है, च छ ज झ इया। ठीक है, उसी प्रकार जो मूर्धा मतलब होता है जो हमारे जीभ जो जब हम ऊपर करेंगे तो जीभ जो बीच में गड्ढा है उसी को मूर्धा कहते हैं। जहाँ थोड़ा गुदगुदी भी लगेगा आप ऊपर करेंगे जीभ, तो उसी को मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, और वर्ष से भी कहते हैं। तो ये ट वर्ग के जितने अक्षर हैं वो हमारे मूर्धा से निकलते हैं, जैसे ट ठ ड ढ अड़ा। फिर आपका है त वर्ग। त वर्ग में आपका जितने भी अक्षर हैं वो सब दांत से निकालते हैं। बोलिए त, आप देखिए त जब बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है, बोल कर देखिए, आपकी जीभ जो है दांत से टच करती है, जैसे त थ द ध न। तो यह जो आप देख सकते हैं बोल करके भी, तो ये जो है दंत ध्वनियाँ हैं, तो इनको हम दांत ध्वनियाँ भी कहते हैं या दंत व्यंजन भी कहते हैं। तो त वर्ग के जितने भी वर्ड हैं ये हमारे दंत व्यंजन के हैं। फिर आपका है प फ ब भ, ये प वर्ग में आते हैं, और प वर्ग में आने के कारण इनको जो है, इनका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ या होठ व्यंजन कहते हैं। आप प फ ब भ में किसी भी अक्षर को हमारे साथ बोल कर भी देखिएगा, तो वो आपका जो है जब तक ओठ नहीं सटेगा तब तक ये वर्ड उच्चारित नहीं होंगे। अब बोलिए प फ ब भ म। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन अब इसको हम याद कैसे करें, इनको कंठस्थ कैसे करें, इनको अंतस्थ कैसे करें, इसका मैंने एक सूत्र बताया है, कंत मूदा ओष्ठ। ठीक है, तो आप क उठाएंगे तो हो जाएगा आपका कंठ, त से उठाएंगे तो हो जाएगा तालु, और म से हो जाएगा मूर्धा, और दा से हो जाएगा दांत, और ओष्ठ तो है ये है। ठीक है, तो कंत में होता है पति, और मूदा मतलब बंद करना, ओष्ठ मतलब कंत जो है मैंने पति अपना जो ओठ है वो क्या कर लिया? बंद कर लिया है। मतलब क्या कर लिया है? बंद कर लिया है। तो कंत मूदा ओष्ठ जो है आपका स्पर्शी व्यंजन का उच्चारण स्थान हो गया, और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का जो है ये हो गया, इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर बचा अंतस्थ व्यंजन, जो अ र ल व, ये जो 4 अक्षर हैं इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका एक सामूहिक नाम है अंतस्थ व्यंजन, और ये जो है इनमें भी बंटवारा है, इनमें भी कई विभाग बांटा गया। जैसे यह वह क्या है? अर्धस्वर व्यंजन है। र आपका जो है लुंठित वर्ड है, और ल जो है आपका प्रकंपित वर्ड है। ठीक है, नहीं, पार्श्विक वर्ग है। ये ल आपका जो है पार्श्विक स्वर व्यंजन है, और र आपका लुंठित या प्रकंपित स्वर है, और यह और वह जो है आपका अर्ध स्वर है। न जो है ये न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, तो यह वह जो है अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब
ये आपका जो है इसको हम जब बांटेंगे आगे जा करके तब आपको पता चलेगा। लेकिन आपको मैं जो 33 व्यंजन है उसके बारे में बता रहा हूँ कि यह र ल व जो है आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, इनका सामूहिक नाम हो गया। फिर आपका उष्म मतलब उष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ये आपका हो गया बड़ा स, पेटफरुआ स, छोटा स और है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि जो है ये हमारे जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं और कुल स्वर होते हैं 11, और जो टोटल अगर वर्ण की संख्या पूछा जाए तो हो गया 33, और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछा जाए तो कितना होता है 52। ठीक है, चूँकि वीडियो लंबा बनाना नहीं है इस नाते जो है हम आज शॉर्टकट में ही बनाएंगे। अब आपको मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। तो जो मैंने आज पढ़ाने के लिए मतलब तैयारी बनाए हैं, तो देखिए यहाँ व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आज हम जो है आपको पढ़ाने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि इसमें जो है बहुत समय लगेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और आप जब हम कम समय में पढ़ाएंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसको कई पार्ट में बांटना है। तो मुख्य रूप से आज मैं वर्गीकरण कर दे रहा हूँ, आपके दिमाग में सेट कर दे रहा हूँ कि जो है जो व्यंजनों का वर्गीकरण है मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया, इसी को आपको माइंड में हमको आज सेट करना है। फिर इसके अलग अलग पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ लिखा गया है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मुख्य रूप से जो है यह 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपका एक ही है, जबकि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। तो ये कौन कौन है? आइए देखते हैं हम। तो उच्चारण स्थान के आधार पर का एक नाम और भी है, जैसे उपनाम होता है नहीं, तो इसी प्रकार का एक उपनाम है कि इसको जो है उच्चारण स्थान के आधार पर जो है इसको स्वर अंतर्मुखी या काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो है मुख्य रूप से जो है 2 भागों में बांटा गया। जो पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, इसका एक उपनाम भी है, इसको मैं कोष्ठक में बंद कर दिया हूँ, स्वर अंतर्मुखी या काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न भी आ सकता है कि जो है काकल्य व्यंजन या स्वर अंतर्मुखी व्यंजन में कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो इसमें जो है मुख्य रूप से देखिए कंठ या कोमल व्यंजन, तालव्य, मूर्धन्य, वर्ष, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ है। अब प्रश्न ये आता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर किस आधार पर बंटवारा किया गया है, इसका मैं परिभाषित कर दे रहा हूँ। इस परिभाषा के आधार पर आप जान जाएंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन वर्ण और कैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इसका परिभाषा क्या है, इसको हम देखते हैं। बोलते समय प्राणवायु हमारे फेफड़ों से निकलकर श्वास नालिका से निकलकर या निकलती हुई जब बाहर आती है, उस समय जहाँ रुकावट बाधा बाधित होकर जो वर्ण निकलते या उच्चारित होते हैं उन्हें जो है उच्चारण स्थान वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, वर्ष, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ आदि। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो है ये चित्र मैं बना रहा हूँ, चित्र से बनाने से दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ये आपका जो है यहाँ से हमारी जो है श्वास नलिका निकली हुई है ऐसे। ठीक है, ऐसे श्वास नलिका निकली हुई है। अब आपका जो है ये आपका जो यहाँ है आपका कोई भी यहाँ फेफड़ा है, क्या है, यहाँ आपका फेफड़ा है और आपका मन भी यहीं है। जब आप कोई बात कहना या सुनना या बोलना चाहते हैं तो आपके मन से एक जो है आवाज़, मन से एक विचार निकलता है और विचार जो है ध्वनियों में प्रकट होता है, साउंड में प्रकट होता है। तो वो जो साउंड और जो ध्वनियाँ हैं वो किस रूप में आती हैं? साउंड के रूप में बाहर निकलती हैं। लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो एक प्रतीक बनाया गया है जिसको लिपि कहते हैं, और जब हम बोलते हैं तो वही भाषा है, वही क्या है? लैंग्वेज है। तो
अब जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो वो जो बात हम कहना चाहते हैं उसको हमको ध्वनिया साउंड में जो है कहना होता है। तो फेफड़ा जो हमारा जो प्राण वायु है, हवा है, वो निकलती है वह बात बोलने के लिए, वह बात समझाने के लिए। तो वो जो हवा है यहाँ से निकलती है फेफड़े से। तो जब ये निकलती है तो यहाँ पर जो है कंठ, हमारा ये क्या है, कंठ है। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे तो कंठ के ऊपर जब यहाँ आएंगे तो आपका तालु है। ठीक है, तालु को तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये गड्ढा वाला स्थान है यहाँ पर है। ठीक है, इसी को मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, इसको वर्ष भी कहते हैं, वह अधत अधस्य य। ठीक है, वर्ष भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर क्या है, दांत। यहाँ क्या है, दांत है। इसके बाद जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ। ठीक है, तो जब ये क्या कह रहा है यहाँ, पहले समझने की बात है कि बोलते समय, मतलब जब हम कोई बात बोलना चाहते हैं तो बोलते समय प्राण वायु हमारे फेफड़ों से निकल कर क्या हो रहा है, बोलते समय प्राण वायु हमारे फेफड़ों से निकल कर, तो हमारा फेफड़ा यहाँ पर है, तो फेफड़ों से क्या हो रहा है, हमारी जो वायु है क्या हो रही है, निकल कर। क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रही है, मतलब निकल कर इस नली के रास्ते, श्वास नली। इस नली को क्या कहते हैं, श्वास नली। प्राण वायु हमारे फेफड़ों से निकल कर श्वास नलिका से निकलती हुई, ये हमारी जो श्वास नलिका है इससे निकलती हुई जब बाहर आती है, मतलब बाहर मतलब जब इसके बाहर ये निकलती है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर जो है जब निकलती है, उस समय जहाँ रुकावट, बाधा या बाधित होकर जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें उच्चारण स्थान वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे फेफड़ा से, हमारी फेफड़ा के द्वारा, श्वास नलिका के द्वारा जब कोई भी प्राण वायु बाहर निकलती है तो जो बात हम समझाना या कहना चाहते हैं और जिस प्रकार का साउंड हम उच्चारित करना चाहते हैं, तो कुछ वर्ड हमारा जो है कंठ पर आकर के रुक जाता है। जैसे क वर्ग में क से कंठ में क ख ग घ अंग, ये आपका जो आवाज़ निकलता है ये आपका क ख ग घ अंग यहाँ से निकल जाता है। फिर कंता, ता तंता मुदा ओष्ठ, तो त से तालुका होता है, तालुका में आपका होता है क के बाद क्या आता है, कचट तप, तो च वर्ग वाला हो गया, तो ये आपका हो गया च छ ज झ य। फिर कंता मूदा, मुँह से मूर्धा हो गया, तीसरा स्टेप, मुँह से मूर्धा, कंता मूधा, मूदा मुँह से मूर्धा हो गया, और उसमें आ जाए कचट तप, तो क च ट से मतलब ट वर्ग हो गया। तो जो मूर्धा है आपका हो गया ट ठ ड ढ अड़ा। फिर उसके बाद चौथा अक्षर आइए उच्चारण स्थान और जो है वर्ग में भी आइए, तो चौथा में आएगा कंता मु दा, दा से मतलब दांत हो गया, आपका दांत वर्ग हो गया आपका ये वाला। ठीक है, अब दांत वर्ग आपका ये हो गया। अब दांत वर्ग में आप वर्ग में आइए तो क च ट त, तो आपका हो गया त थ द ध, क्या हो गया त थ द ध न, चार हो गया। पांचवा है उच्चारण स्थान पे आइए कंता मु दा ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ में आपका पांचवा आपका ओष्ठ है, पांचवा नंबर ओष्ठ हो गया। अब जो है वर्ग में आइए क च ट त प, तो प वाला वर्ग जो है, प वाली जो पंक्तियां हैं, प वाले जो लाइन है, जो प वाले जो अक्षर हैं उसमें लिख दीजिए, तो इसमें आ जाएगा आपका प फ ब भ म। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, यह जो है हमारे स्वर अंत्र से, स्वर अंत्र मतलब स्वर अंत्र या स्वर तंत्र, या समझिए कि जो जैसे कि इंजन होता है, तो इंजन से जो अंदर से हवा निकलती है तो वो किन किन पार्टों से जो है, किन किन पुर्जों से होकर निकलती है, तो उसी प्रकार का जो हमारा ये हवा निकलता है, प्राण वायु निकलता है, या फेफड़ों से जब निकलता है, श्वास नलिका से होते हुए निकलता है, तो किन किन पार्टों से होकर वो टकरा करके वो निकलती है। जब वो पार्ट वहाँ टकराता है तो वहाँ उसकी ध्वनि जो है बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो जैसे जब यहाँ कंठ में आता है तो कवर्ग वाला जो है ध्वनि निकलती है, चेंज हो जाता है। वहीं प्राण वायु जब तालुका से स्पर्श करता है, टच करता है, तो उसमें च छ ज झ यहाँ हो जाता है। फिर वही प्राण वायु जब मूर्धा से टकराती है तो मूर्धा में वही हवा, वही प्राण वायु चेंज, आवाज़ बदल देती है, अपनी साउंड बदल देती है, वही जो है क्या हो जाता है,
ट ठ ड ढ अड़ा हो जाता है। फिर वही श्वास नलिका होते हुए जो प्राणवायु निकलती है वो जब दांतों से टकराती है तो वहाँ वही साउंड, वही हवा जो है उसकी अपनी आवाज़ चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर हो जाता है त थ द ध न हो जाता है। फिर वही श्वास नलिका के द्वारा जो प्राणवायु निकलती है जब हमारे ओष्ठों से टकराती है तो उसी हवा का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। वो किस रूप में बदल जाता है? प फ ब भ म। बाकी वर्ड भी इसी तरह जो है मतलब जैसे आपका य र ल व स, उसके बाद स श श है, और उसके बाद जो स्वर हैं आ इ उ, इस सारे स्वर मतलब इसी स्वर तंत्र आनिका से निकलते हैं और जहाँ पर टकराते हैं वहाँ उनका साउंड चेंज हो जाता है। तो इसी का वर्गीकरण जो है व्यंजन में किया जाता है। तो उच्चारण स्थान का जो मैंने परिभाषा बताया तो आप समझ गए होंगे। तो ये है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। बोलते समय प्राण वायु हमारे फेफड़ों से, वैसे ही आप दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बोलिए कि बोलते समय प्राण वायु हमारे फेफड़ों से कहाँ से निकलती है? प्राण वायु जब हमारे फेफड़ों से निकलती हुई स्वर नलिका से फेफड़ों से निकलकर स्वर नालिका से होती हुई जिस स्थान और जिस पार्ट पे आकर के टकराती है और वहाँ रुकावट उत्पन्न होती है और वहाँ से जो वर्ड निकलते हैं, जो अक्षर निकलते हैं, जो साउंड निकलता है, उन्हीं को उच्चारण स्थान वर्ड कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, वर्ष, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ आदि से निकलने वाले साउंड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको मैंने ये बता दिया। दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। पहला तो हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें जो है दो भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, एक है आंतरिक प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, आंतरिक प्रयत्न में आप जो है देख लीजिए कौन आता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर, ऊष्म व्यंजन, उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक। इसका मैं जो है बृहद रूप से अगले पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ कि किस वर्ड को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, किसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, किसे अधस्वर कहते हैं, उसमें व्यंजन क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, लुंठित व्यंजन क्या है, और इन लुंठित वन का और क्या नाम है, पार्श्विक का और क्या नाम है, उत्क्षिप्त व्यंजन को और क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन को और क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को कौन और क्या नाम है। इस सारी चीज़ मैं आपको जो है अगले वीडियो में बहुत बृहद स्तर से बताऊँगा और हमको जो है पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ लेंगे। और यह वीडियो मैं बहुत ही अध्ययन करके बनाया हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी दो प्रकार का है। इसको मैं मोटा समझा रहा हूँ। इस वीडियो में केवल आज इतना ही बताऊँगा कि जो है व्यंजन के कितने प्रकार मुख्य रूप से होते हैं। दो, पहला क्या होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा क्या होता है प्रयत्न के आधार पर। अब उच्चारण स्थान में तो एक ही पार्ट होता है, लेकिन प्रयत्न के आधार पर दो पार्ट होते हैं। एक आंतरिक होता है प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न में आप यहाँ देख ही लीजिए। और बाह्य प्रयत्न में भी दो प्रकार होता है। एक वह जो है एक होता है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, श्वास वायु मतलब एयर की मात्रा के आधार पर, मतलब उसकी लंबाई, साउंड की लंबाई के आधार पर। और दूसरा है स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पर। दूसरा है जो हमारी स्वर नलिका है, जो उसमें से आवाज़ निकलती है, उसमें कंपन होता है जिन जिन वर्डों में, उन्हें जो है स्वर तंत्री कंपन के आधार पर कहते हैं। इसके भी दो भाग हैं। तो स्वर तंत्री कंपन के आधार पर एक है अघोष व्यंजन और दूसरा है सघोष व्यंजन। आगे इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। फिर श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी, क्योंकि मैं आपसे कई वीडियोज भी देखा और कई जो है किताबों में भी देखा, लेकिन जो व्यंजनों का वर्गीकरण है इसको तो लोग पढ़ाते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। कोई वीडियो बना देता है, कोई उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वीडियो बना देता है, कोई जो है अल्पप्राण पढ़ा देता है, कोई महाप्राण पढ़ा देता है, कोई अघोष व्यंजन पढ़ा देता है, कोई सघोष व्यंजन पढ़ा देता है। पढ़ाने के लिए लोग सब अलग अलग पार्ट में पढ़ा देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि जो है इनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये नहीं सेट होगा कि मतलब किसका बंटवारा किस प्रकार से किया गया, कौन किसके अंतर्गत आते हैं। अब मान लीजिए कोई पूछ दे कि जो अघोष व्यंजन है या सघोष व्यंजन है यह किस में आता है, प्रयत्न के आधार पर आता है कि जो है उच्चारण स्थान के आधार पर आता है? बताइए, कोई बता पाएगा? आप ही से हम पूछ लें कि जो है अल्प प्राण और जो महाप्राण हैं यह जो है प्रयत्न के आधार के अंतर्गत आते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर आते हैं?
आप क्या बताएंगे? जब आपको ये ही नहीं मालूम है कि अब फिर उसमें भी अगर हम पूछ लें कि अल्प प्राण और महाप्राण जो है ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर आते हैं कि आंतरिक प्रयत्न के आधार पर आते हैं, तो क्या बताएंगे आप? तो यहाँ देखिए जो ये मैंने ये जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट के आधार पर तो ऑटोमेटिक आप बता देंगे कि जो है स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पर अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन बांटा गया है, जो आपको बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। अल्प प्राण महाप्राण जो है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर है, जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर आता है। स्पर्श अंतस्थ अर्धस्वर ये जो है बाह्य प्रयत्न के आधार आंतरिक प्रयत्न के आधार पर है, और ये दोनों जो है किसके आधार पर है? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर है। उसी प्रकार जो है कंठ तालु मूर्धा तर्स वर्ष दंत ओष्ठ दंतोष्ठ ये क्या है? आपके उच्चारण स्थान या स्वर अंत मुखी या काकल्य व्यंजन के आधार पर आता है। तो मेन चीज़ मैं आज इसे यही बताने वाला था कि जो है पढ़ाने वाले तो पढ़ाई देते हैं कि ये जो है अघोष व्यंजन क्या है, सघोष व्यंजन क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, या फिर मोटा मोटा पढ़ा देते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, या मोटी मोटा पढ़ा देते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, ये तो पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जो तालिका बनाया गया है वो किसके अंतर्गत क्या आता है, ये मेन बात होती है। जब तक आपके दिमाग में ये सेट नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको मैं जो आपका व्यंजनों का वर्गीकरण किया हूँ, या बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ढूंढने के बाद किया हूँ, और एकदम वैज्ञानिक रूप से मैं किया हूँ, प्रूफित रूप से किया हूँ। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपने दिमाग में सेट कर लें। तो एक बार मैं शॉर्टकट में फिर बता दे रहा हूँ कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने मुख्य रूप से कितने भाग में किया गया है? 2। एक है उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसको हम स्वर अंतर्मुखी या काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत कंठ कोमल व्यंजन तालव्य मूर्धन्य वर्ष दंत ओष्ठ दंतोष्ठ आते हैं। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न में आपका होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर उष्म व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक लुंठित उत्क्षिप्त अनुनासिक। और श्वास बाह्य प्रयत्न के आधार पर श्वास वायु की मात्रा के आधार पर 2 भाग होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। और दूसरा होता है इसी बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो है स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पर अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। तो ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जब आप लाल बटन होता है उसमें जब आप टच करेंगे तो वहाँ 3 घंटी दिखाई देगी। उस घंटी को जब आप टच करेंगे तो उसमें 3 घंटियाँ दिखाई देंगी। तो जो ऊपर की घंटी होती है उसमें आल लिखा होता है, तो आल को जब आप टच करेंगे तो आपका जो है सब्सक्राइब हो गया, और मैं जितना वीडियो बनाऊंगा वो सब वीडियो आपको जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इस प्रकार से आप जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।